जी You. जी। Assalamu alaikum. I am Research Associate Rabia Anwar at the Center for Law and Security, and I warmly welcome our esteemed guests at this webinar session today. So, as we know that the Russia-Ukraine conflict has, in its third year, has significantly reshaped the global politics, security dynamics, and economic landscapes. From geopolitical realignments to shifts in global energy markets and food security concerns, the war has far-reaching consequences. So, as the war continues, it is very imperative to analyze its impact on global order and the potential trajectory of international relations. So, to discuss this critical subject matter, we have with us two very distinguished guests, Dr. Saira Nawaz Abbasi, who is serving as a senior assistant professor at the Department of Humanities and Social Sciences, Bahia University. Thank you very much, ma'am, for joining us. And Mr. Taimur Fahad Khan, who is a senior researcher at the Strategic Perspectives at the Institute of Strategic Studies, Islamabad. He specializes in European and Russian foreign policies. Also, thank you very much, sir, for joining us here. And we are also joined by our Executive Director, Mr. Rahman Azhar. So, beginning the session, ma'am, I would like to pose my first question. Ma'am, in your opinion, how has the Russia-Ukraine conflict reshaped the NATO's security policies, its alliances, and the overall global security architecture? First of all, thank you so much for having me and inviting me for the webinar. I am thankful to Center of Law and Security, CLAS, and Mr. Rahman Azhar. Coming back to your question about the NATO's, could you please repeat your question? अच्छा, मैं मेरा ख्याल है एक और मेरी सजेशन है कि कैन बी I made बायलिंगुअल। आप थोड़ा सा बेशक जो है वो बायलिंगुअल रख लें तो आई थिंक वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ आई वुड ट्राई टू, क्योंकि हमारी इधर आदत है अंग्रेजी पे ज्यादा वो हाँ करने की, तो नहीं 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 नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ। ये कि जरा थोड़ा जरा देखने वालों को जरा बेहतर तौर पर जो है वो समझ आ अच्छा जाती है if it's bilingual or whatever you comfortable with। So, ठीक है basically, ठीक है, कोशिश करते हैं। ma'am, my question is कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ओवरऑल ग्लोबल सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे रीशेप किया है और नेटो की सिक्योरिटी पॉलिसीज को कैसे रीशेप किया है और नेटो की अलायंस स्पेशली विद द यूएस। अच्छा, नेटो और मेरी बात करें तो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट की जो फार राइट पार्टीज हैं वो समझती हैं कि जो नेटो है और यूरोपियन यूनियन है उसका रेलेवेंसी इन द कंटेम्प्रेरी अरीना जो है वो बहुत हद तक डिमिनिश हो चुका है। सो अभी जो आजकल ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं कि नॉट सपोर्टिंग, नॉट गोइंग टू गिव द मनी और एड टू नेटो, और या यूरोपियंस के साथ जो है वो उस तरह से जिस तरह से पहले उनका एक अलायंस था वो उसको किसी हद तक अबैंडन हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये हम्म बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी फार राइट जो पार्टीज हैं उनके अंदर भी ये इसी किस्म के सेंटिमेंट्स हैं। हाउ इट हैज रीशेप्ड, आई बिलीव इसकी बहुत सारी चीजें हैं। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर का आउटब्रेक हुआ तो हमने देखा कि रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो रशिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए, ना सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के रेलम के अंदर बल्कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के रेलम के अंदर भी। इकोनॉमिकली रशिया को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, बैकलैश अंडरमाइन हो गई, बहुत हद तक उनकी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट हो गई। तो इन सब चीजों की वजह से रशिया को जो है वो ईस्ट वर्ड या ग्लोबल साउथ जो है उसकी तरफ जो है वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं या अपनी जो डिप्लोमेसी है वो जो ईरान है, जो ईरानियंस के साथ डेवलप करना शुरू कर दी, चाइना के साथ डेवलप करना शुरू कर दी, और इसीलिए इसको चाइना
ईरान रशिया एक्सेस के तौर पे भी देखा जा रहा है। और अभी रिसेंटली भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं इन ईरान और चाइना के दरमियान, विच हैज बीन रियल कंसर्न फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको भी काफी हद तक इसके बारे में जो है वो शुबहात थे। तो एक तो ये रीअलाइनमेंट हम देखते हैं कि इसने जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एक किस्म का जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर था उसको बहुत हद तक जो है वो चैलेंज किया। दूसरी बात है, जब इन्वेजन हुआ रशिया की तरफ से यूक्रेन के अंदर, तो जो एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम था जिसमें एक वो जो नोशन ऑफ सॉवरेनिटी वो हमने देखा कि वो एक तरह से अच्छा। वायलेट हो गया। वो एक तरह से वायलेट हो गया, जिसकी वजह से जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसको हमने देखा कि वो बहुत हद तक जो है वो अंडरमाइन हो गया। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट हैव clearly changed the whole dynamics अच्छा। of the not only the European security architecture but the whole of the global security architecture. राइट। Then we have seen कि as a result of this war जो है वो बहुत सारी states ने जो है वो अपना military expenditure जो है वो बढ़ा दिया। For instance, the European states हैं, particularly Germans ने जो है वो अपना military expenditure जो है वो बढ़ा दिया, 2% GDP का उन्होंने जो है वो इसको कर दिया। इसके अलावा we have seen कि America have given them a lot of money Ukraine की support के लिए, which is now is the coin has turned although अभी, लेकिन हमने देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिका ने जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वी हैव आल्सो सीन कि जो सिक्योरिटी साइट के अंदर जो है जो 6th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो किया गया, उसको एम्प्लॉय किया गया, जिसके 3 पैरामीटर्स हैं। वन इज defeating the enemy's army, second is defeating the enemy's economy, and third is defeating their or destroy their political system. So these are the things which have clearly demonstrated that the international इसको दो तनाजुर में What देखा you जा are saying सकता है। is that we have come a long way from the way the world was operating or what the global order was 3 years ago. तो 3 सालों में जो है वो Yes. बहुत हद तक जो है वो बदल गया है। एक तो ये भी है, दूसरा इसको दो डायमेंशंस में देखा जा सकता है। वन इज दैट द इवॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्डर वाज द कॉज ऑफ दिस इवेंट, दैट NATO enlargement और फिर रशिया का उसके अंदर और US, ये सारा। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो और अनसेटल्ड है, जाहिर बात है, इंटरनेशनल ऑर्डर। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर ने भी इंटरनेशनल जैसे पावर अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे वो हुई है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम या मल्टीपोलैरिटी की तरफ पुश देख रहे हैं। It has shaken the world a little. मैं जरा तैमूर साहब आपकी इस पर जो है वो टेक चाहता हूँ, स्पेशली अब जबकि हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया इज द फोकस, जहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। ट्रम्प जेलेंस्की का जो व्हाइट हाउस में एक शोडाउन जो है वो हमने देखा। उसके बाद क्या आपको लगता है कि राइट नाउ एक जो जनरल इंप्रेशन है कि यूक्रेन के पास एक्सेप्ट फॉर टेकिंग दिस डील कोई और रास्ता जो है वो उनके पास नहीं है, तो डू यू थिंक कि यही है यूक्रेन के पास द ओनली ऑप्शन इज टू टेक दैट डील, या फिर यू कैन डू समथिंग एल्स? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर सेंटर एज वेल एज TMUC फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर टू एक्सप्रेस माय टेक ऑन द सब्जेक्ट। सेकेंडली, डॉक्टर सायरा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डायनामिक शिफ्ट अब आ चुका है, उसके बाद अब यूक्रेन के पास करंट सर्कमस्टांसेस में बहुत कम कार्ड्स रह गए टू प्ले विद। यूक्रेन के पास बहुत अच्छा मौका था मार्च 2022 में, राइट आफ्टर द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन एज पर द रशियन टर्मिनोलॉजी, वो जब लॉन्च हुआ
और तुर्की के अंदर जब तुर्की ने इनके लिए एक मीडिएशन ग्राउंड प्रोवाइड किया और डिसाइड किया कि वो एक मीडिएटर का रोल अदा करेगा, जिसमें वो रशियन और यूक्रेनियन बोथ नेगोशिएटर्स को होस्ट करेंगे अपने मुल्क में इन ऑर्डर टू हैव एन एमिकेबल पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो अंडर द यूरोपियन एंड यूएस प्रेशर, नाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड, under the US and European pressure, Zelensky and his team, they abandoned those negotiations when they were right there about to sign a peace deal with the Russians, जिसके अंदर तीन चार अहम नुकात थे जो कि हमें मद्देनजर रखने होंगे। सबसे पहला नुक्ता उसके अंदर ये था कि यूक्रेन जो है वो दोबारा से 2010 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉन ब्लॉक स्टेटस को दोबारा से रिजुविनेट करेगा। वो ना नेटो का हिस्सा बनेगा, ना वो ईयू का हिस्सा बनेगा, ना ही वो पोस्ट सोवियत किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर या फ्रेमवर्क का हिस्सा बनेगा जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। दूसरा ये कि वो जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो स्पेशली जो लुहांस्क, दनियस्क, खेरसोन और जैपोरोजिया के जो रीजन्स हैं, जिनको हम लोग डोनबास भी कहते हैं कलेक्टिवली, उसके अंदर जो है वो एक रेफरेंडम करवाएगा और उनके लोगों को, रशियन स्पीकर्स को, अपने स्पेशल ऑटोनोमस राइट्स देगा, जिसकी वजह से रशिया जो है वो वहां पे जो अपनी ओवर मिलिटराइजेशन है या मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको पुल बैक कर लेगा। और उसके बाद जो डिफरेंट किस्म के पीस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, वो आएंगे। तुर्की विल बी इट्स गारंटर along with other regional countries as well। लेकिन यूक्रेन ने उस चीज को अबेंडन किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यूएस की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि दिस इज द राइट टाइम इन ऑर्डर टू प्रेशराइज रशिया, उसकी इकोनॉमी पे स्ट्रेन डालें। जिस तरह डॉक्टर सायरा ने अपने भी अपने टॉकिंग पॉइंट्स के दौरान जिक्र किया कि एनिमी को डिफीट करना है ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मीडिया वॉरफेयर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे डिसाइडेड टू बैक यूक्रेन, और यूक्रेन को बोला कि जी आपकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट हुई है, तो इसका आप मुकाबला करें, वील बी एट योर बैक थ्रू आउट। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ये सिचुएशन टोटली टॉपसी टर्वी हो गई और उसने एक 180 डिग्री टर्न लिया। Now Europeans are stuck between a rock and a hard place because they want to help Ukraine out because उसकी वजह ये है कि Russia is geographically congruous to Europeans, not the Americans. So Americans are geographically divorced and they have this luxury of actually turning about on their position with regards to Ukraine while leaving the entire mess for the Europeans to deal with. But Mursab, America is not doing it quietly. America has made a public show of it कि जो भी वो यूक्रेन में जो है वो चाहते हैं। जी सर, रहमान, मैं समझना चाहता हूँ why is that कि अमेरिका would have done it quietly और withdrew its support, या यूक्रेन को जिस तरह से वो डिप्लोमेसी में हम कहते हैं बता दिया जाता है कि भाई हम अभी आपके साथ हैं, but they have made a show of it. Why? Sir, silently it was not possible because you have to understand the American leadership's idiosyncratic behavior and their main policy orientation now, especially in this government. ये गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली डिक्लेयर किया कि हमारे लिए दो सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, दो ममालिक। उनमें से सबसे बड़े जो हैं वो दो रिविजनिस्ट स्टेट्स हैं, ऑफ चाइना एंड रशिया। और रशिया और चाइना में से भी जो मेन टारगेट है एज पर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो है चाइना, बिकॉज इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली as well as militarily, China is the only country in the world which can pose a credible threat to United States and its overall global dominance. So main target is China. That you have to remember. अभी कितना अंदाजा है कि how much Ukraine might have with this new deal, अगर कोई इनका कोई एग्रीमेंट जो है वो हो जाता है? Azhar Saab, as far as my conversations with the Ukrainians as well as with the Russians and our European colleagues, जो कि उनके think tanks में, policy making circles में हैं, even the Europeans now believe that Ukraine has to lose a lot. अच्छा. Because it has lost tactically, operationally as well as moralistically, because क्योंकि morally इन लोगों ने ये कहा था कि जी हम लोग एक हक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी निकले, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस भी निकले। जो मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 के जो अकॉर्ड्स थे वो भी यूक्रेन और यूरोप की तरफ से वायलेट हुए। ऑन ग्राउंड कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं कर सके कि रशिया को एक क्रेडिबल थ्रेट हो कि भाई अब हमारी टेरिटरी भी जा रही है। कुर्स्क के रीजन के अंदर दे डिड ट्राई टू यूसर्व एटलीस्ट 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, लेकिन दैट majority of it has also been recovered by the Russians, and now Russians are making more progress in eastern Ukraine. So Ukraine has everything to lose and nothing to gain from this. Right. अच्छा, मैं very quickly मैं सारे साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यूक्रेन से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो नेटो का है। नेटो को बनाया ही इसीलिए गया था, या राबिया ने भी आपसे पहले जो है वो इसकी तरफ जो है वो इशारा किया।
नेटो की जो एक रीजन टू एग्जिस्ट है, वो क्या आपको लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है वो खत्म हो गई है, या यूएस अभी जो कुछ कर रहा है उसके बाद जो है वो खत्म हो गई है? आपका माइक जरा म्यूट है सारे सब, आई थिंक। हाँ जी जी। जी। जी देखिए जी, जब वॉर स्टार्ट हुई तो ऑफ कोर्स नेटो बिकेम वेरी रेलेवेंट, और नेटो के फंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ाए गए। उससे पहले बिफोर द वॉर जो है वो नेटो वाज फेडिंग, और उसकी कोई इतनी रेलेवेंस जो है या इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो नजर नहीं आ रही हम्म थी। लेकिन जैसे ही आउटब्रेक हुआ रशिया यूक्रेन वॉर का, तो इसने नेटो को मजीद सॉलिडिफाई कर हम्म दिया इन टर्म्स ऑफ यूनिटी। तो हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नेटो का रोल जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो काफी हद तक बढ़ गया। अच्छा। उनको फंडिंग्स भी दी गई, उनको उनका रोल जो है, उससे पहले जो वो डिसऑर्डर में थे उनका रोल जो हम्म है वो रिवैम्प हो गया। एक तरह से नेटो जो है वो एक्सपैंड हो गया। आई थिंक फिनलैंड ने उसको ज्वाइन कर लिया, हाँ। उसका नया एडिशन हो गया। सो इस तरह से तो उसके अंदर जो है वो एक मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप्स जो है वो उनका एडिशन हो गया। एंड इट आल्सो हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स रैपिड रिस्पांस फोर्स फ्रॉम 40,000 ट्रूप्स टुवर्ड्स द 300,000 ट्रूप्स। सो इसका अच्छा। मतलब ये है कि इसके नंबर भी स्ट्रेंथ हो गए, और ड्यूरिंग द वॉर तो ये काफी हद तक रेलेवेंट हो गया। But like I mentioned earlier, that there is a lot of question mark from the European states about the role of the NATO. हाँ। In the contemporary arena, when the nature of the war had already been changed, हम्म you know, we were talking about sixth generation warfare, in which there is a role of robotics, there is a role of cyber attacks, हम्म and we have seen in the Ukraine war also कि उन्होंने एआई का बहुत यूज किया, मीडिया का बहुत यूज किया, वॉर ऑफ नैरेटिव हाँ। हुआ, डिसइंफॉर्मेशन हुआ, साइबर अटैक्स हुए, इवन यूएस पे हुए, रशियंस वर इन्वॉल्व इनटू दैट। अच्छा। सो हम ये समझ सकते हैं कि करंटली कंटेम्प्रेरी अरीना के अंदर रीन्यूड रोल जो हमने देखा है वो रशिया यूक्रेन बाद के ही नेटो का देखा है। लेकिन अच्छा। नेटो also started seizing in terms of when we look at its relevance in the contemporary arena, particularly in the sense that the nature of war has been changed. बट आपको And लगता है like कि नेटो, यूएस इज स्टिल इन्वेस्टेड इन नेटो? under the Biden administration, yes. Under the यस। Administration, yes, they have provided the fundings to the NATO. But when the Trump came into the power, he has given the statements that he will not be going to fund Europeans, and that is why अभी London summit हुआ जिसमें Europeans जो हैं they met and they हम्म decided 27 countries जो हैं, एक बहुत बड़ा एक मीटअप था यूरोपियन कंट्रीज का। उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपना जो they अच्छा। have to relook, and they have to reanalyze their over reliance on or in terms of security on the United States and United States led system, which is of हम्म course in now in not in a good shape. So ये एक अच्छा। और इंडिकेशन है कि एक ब्लॉक बेस्ड या एक एक ब्लॉक जो है जो वेस्टर्न लेड यूएस लेड वेस्टर्न सिस्टम था, उसका एक तरह से आप देखें डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग रोल आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस जो हैं वो अब ये बात अच्छा। करें कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स पे जो है वो रिलाई नहीं करना चाहिए, और हमें अपने डिफेंस बजट और हमें अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको रीलुक करना चाहिए, रीएनालाइज करना चाहिए। राइट। अच्छा, मैं तैमूर वांटेड टू ऐड समथिंग टू दिस नेटो वाला जी पॉइंट। सर, डॉक्टर जी। सारे ने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन जंग के बाद नेटो की सिग्निफिकेंस जो है वो दोबारा से रीओरिएंट होकर बहुत ही यूरो अटलांटिक सेंट्रिक हो गई। हम्म बट आई लाइक टू पॉइंट वन थिंग आउट दैट नेटो की सिग्निफिकेंस अमेरिका के लिए पहले भी थी इस जंग से, इस जंग हम्म के दौरान भी है, और फ्यूचर में इससे ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। In अच्छा। 2021, I visited NATO headquarters and I met with their Assistant Secretary General. She was an Italian lady, Miss Alice at that time. अब वो चेंज हो गई, उनका ट्रांसफर हो गया बैक इनटू द इटालियन ब्यूरोक्रेसी। एट दैट टाइम दे वर ड्राफ्टिंग द नेटो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। इट वाज एक्चुअली देयर मैनिफेस्टो कि वो अगले 10 सालों में नेटो की क्या ओरिएंटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट एरियाज दे विल फोकस ऑन। नाउ आई एम हम्म टॉकिंग अबाउट November 2021. दिस वाज सेवरल मंथ्स बिफोर the Ukraine अच्छा। war ever took place. और उस टाइम पे सर, इफ यू रिमेंबर अगेन, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स
प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो एक बैड एक्सपीरियंस नेटो का हो चुका था, हम्म। बिकॉज 3 महीने पहले ही प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी हेडक्वार्टर में आए थे एंड ही हैड डिलीवर्ड देम थ्रेट्स कि यूएस जो है वो रिट्रीट कर लेगा आर्टिकल 5 की अपनी ठीक। जो उसकी जरूरत है उसके अंदर। सर, दे क्लियरली आइडेंटिफाइड रशिया वाज नेवर द मेन threat identified in 2021 strategic concept of NATO. I अच्छा। read it myself. They showed the draft to us. अच्छा। उसके उसके अंदर जो मेन टारगेट था सर, दैट वाज चाइना. इंडो पैसिफिक वाज द मेन टारगेट, एंड फॉर देम द मेन पॉइंट्स ऑफ कंसर्न वर चाइना's activities in the Indo-Pacific, its So what you are emergence saying as is the global US is power, less and concerned with Russia and more concerned with China at the moment. Or exactly that is why Trump is trying to impress and woo the Russian leadership by decreasing its influence and its importance on the Ukraine conflict, so that it can take Russia out of the ambit of the Chinese influence, because right after the Ukraine war and because of Biden's policies, Russia and China are now the largest trading partners of each other. There is a trade of more than $240 billion per year. And Hmm. before that, it was not even $50 billion, sir. And majority of Okay. those that trade volume consists of cheap Russian energy that is now being imported by China. And Iran is also competing for Chinese energy market along with Russia. And since both of them are allies, so both of them are working symbiotically to gain the Chinese energy markets. And both of them are earning a lot of revenue despite the sanctions that has been levied against them by the Western countries. So So NATO का basically जो what you are saying is कि ये जो यूएस के जो स्टांस में चेंज है इसको हम स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कह सकते हैं एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली फोकस और ऑन उसमें सर सबसे बड़ी वजह जो ट्रम्प बिगर फ्रंट्स। ट्रम्प का जो अपना एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें वो ये कहता है कि सारा पिछले 50 से 60 सालों के दौरान यूएस हैज बीन शोल्डरिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हैज बीन सेंडिंग आउट फोर्सेस, इट हैज बीन राइट। सेंडिंग आउट एड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस now, and China and Russia has been benefiting from working under the US umbrella. So now it is ठीक। their time to now also shoulder the global responsibility of creating peace, of giving humanitarian aid, giving economic assistance, and also sending out boots on ground if necessary. So राइट। that is why we see such a huge reorientation of the US I policy. think it is now time for Rabia to speak. फाइनली सर तैमूर एक चीज ऐड करेगा कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, हाउ ट्रम्प इज टेकिंग द दिस कॉन्फ्लिक्ट, राइट, स्पेशली हिज इंटरेक्शन विद द प्यूटिन, एंड डू यू बिलीव कि इस कॉन्फ्लिक्ट पे वेस्टर्न का, वेस्ट का और यूएस का, इनका जो स्टांस है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर डिवाइड हो चुका है? बहुत ज्यादा, बिल्कुल आपने सही चीज आइडेंटिफाई की कि एज फार एज द EU एंड US आर कंसर्न विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन, दे हैव अ टोटली डिफरेंट reaction, and they have a totally different worldview of the conflict. For the Europeans, it is actually an existential crisis, although, as Dr. Saira correctly mentioned, that this conflict took place only because of the doings of the Europeans and the Americans. Ever since 1993, there has been 5 eastward expansion waves by the Europeans, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ 13 से 12 से 15 मुख्तलिफ एक्स सोवियत स्टेट्स और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो के फोल्ड में इंक्लूड किया, when they had given verbal guarantees to Gorbachev and their subsequent leaders that they are not going to expand towards Russian western borders, but they did. इससे पहले right up until 2016 Russia was not right up until 2008 Russia was not in any position to have any substantial voice in order to counter those expansions. सन 2008 में, if you remember, जब उन्होंने जॉर्जिया और यूक्रेन को मेंबरशिप एक्शन प्लान दिया for the European Union, Georgia was attacked by the Russian Federation. At that time, it had gained enough military prowess to stop that, and they did. आज तक यूक्रेन, जॉर्जिया और एक और मुल्क है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, they are still dangling their membership action plans, but no progress has been made so far. Ukraine was very different as compared to other Eastern European countries like Latvia, Lithuania, Estonia, or even Poland for that matter, because they never shared that Slavic bloodline with the Russians and that old history with the Russians that the Ukrainians do. Because if you go into the history of the Slavic people, Russia basically is the creation or the descendants of the Kievan Rus that actually came from Scandinavia. So the Russian people, they actually began from Kiev, which is present day Ukraine, and then they migrated. बेसिकली लेकिन अब इनके वर्ल्ड व्यू का जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अच्छा, आई कैन सी द काउंटर एज वेल. तो मेरा ख्याल है द काउंटडाउन इज ऑलरेडी शोइंग. जी राबिया.
जी बस सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे डॉक्टर सायरस से पूछना है मैम, इफ यू quickly please apprise us this कि मैम, how has Pakistan and how should Pakistan navigate its foreign policy regarding this conflict? Like we have seen in the past that we cannot afford any kind of bloc-based politics. So I think, and I would recommend to the policymakers to remain neutral in between the great power rivalry. We cannot afford any kind of sidelining with any great power. We have already paid a lot of cost. So Pakistan do need the diversification of its foreign policy. It must have its relations with the Russian Federation, because we have seen in the past that US has this, habit of abandoning its alliances, and we have also faced that. So instead of aligning with any one state, I think Pakistan should remain open जी to having ठीक in relations with every state, whether it's Russian Federation, whether it's United States, or whether it's China. राइट Perfect. Thank you very much for this discussion. It was such an insightful थैंक यू discussion. Thank तैमूर you, sir. साहब, थैंक Thank यू you. साहिरा साहबा। Thank you. We hope to Thank you very collaborate much. with you for Thank you our for future having us. events. Thank you. इंशाल्लाह। Thank you. Thank Thank you. you.